साथियों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हाई फ्लायर पे। मैं आपका दोस्त देवेंद्र साहू, मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोच। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूसडे आज की वीडियो में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको ऐसे व्यक्ति से आज मैं इस वीडियो में मिलाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन की जब हम काम करते हैं, कुछ नया करते हैं, सफलता की राह में चलते हैं, तो बहुत सारे लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने पास हजारों ऐसे कारण बताते हैं जिनकी वजह से वो अपनी कामयाबी के सफ़र से भटक जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पापा मम्मी अमीर नहीं थे, मेरी स्कूलिंग ठीक नहीं हुआ, मेरी बचपन खराब गया, तो इसकी वजह से मैं आज फेल हूँ, मैं एज एवरेज में मैं एक आम इंसान हूँ। क्या सच में ये सच है? क्या कामयाबी के लिए अमीर घर में पैदा होना, अच्छा पढ़ा लिखा होना, बचपन अच्छा होना जरूरी है? अगर ये गलतफहमी आपके अंदर भी है तो शायद आज की एपिसोड में जो व्यक्ति को मैं आपको मिलाना चाहूँगा, उनकी स्टोरी हम उनके मुंह से सुनेंगे। वो एक ऐसा इंस्पिरेशन है नेटवर्क मार्केटिंग में, एक यंगेस्ट अचीवर है पूरे भारत में। आज उनकी बहुत बड़ी नेटवर्क है और एक सफल व्यक्ति। आज उनकी स्टोरी सुनने के बाद आपको बिल्कुल ये लगेगा कि कामयाबी के लिए कोई भी कंडीशन जरूरी नहीं, कामयाबी अनकंडीशनली आता है। आपकी इस वीडियो को देखने बाद आपको एक मैसेज जरूर मिलेगा कि आज आप कहाँ पर हो, आज आपके पास कौन सी परिस्थिति, ये कोई मायने नहीं रखता। कामयाबी तो इस बात पे निर्भर करता है कि आप कल कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप पाना क्या चाहते हैं। तो फिर मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, आप सबके बीच में मिलाने जाऊँगा द ग्रेट पर्सनालिटी, द जोश मशीन, मिस्टर अजय शर्मा, एक कामयाब शख्सियत। आज उनकी इस वीडियो में उनकी जवानी, उनकी कहानी, उनकी स्टोरी उनके मुंह से सुनेंगे। तो वेलकम मिस्टर अजय शर्मा जी। थैंक यू सो मच सर। और मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि आज पहली बार मुझे आपके सामने बोलने का मौका मिल रहा है। इतने बड़े बड़े अचीवर्स हैं, मैं रियली मैं खुद नर्वस हूँ, लेकिन एक अच्छी फीलिंग भी अंदर से आ रही है कि आज मौका मिला है अपने से अच्छे लोगों के साथ और उनके बीच में बात करने का। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और मेहरा जी ने जैसे बताया, हमारी फर्स्ट टाइम मुलाकात भी शायद एयरपोर्ट के ऊपर ही हुई थी। हम विदेश टूर में थे 1 से 2 बार, और क्योंकि समय अभी काफी निकल रहा है, अभी थोड़ा सा ही समय है हमारे पास, ताकि अगली मीटिंग भी फिर राइट 9 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती है। तो सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीकली वेबिनार के अंदर। और मैं अपनी शुरुआत करता हूँ क्योंकि +2 तक मैंने स्टडीज की है। सिर्फ लोग मुझे सीए भी बोलते हैं। एक्चुअली वो क्यों बोलते हैं वो भी मैं अपनी स्टोरी में आपको बताऊंगा, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। +2 की पढ़ाई जैसे ही मैंने एग्जाम दिए, और 24 अप्रैल सन 2002 को मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा, परिवार की वजह से एक डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे पढ़ाई छोड़ने के बाद मुझे अपनी जॉब पे ध्यान देना पड़ा। लगभग 10 से 12 दिन मैंने जॉब ढूंढी, मुझे कोई जॉब नहीं मिली। 13 मई 2002 को एक मेरे को जॉब मिली। उस जॉब में क्या काम था मेरा, एक एडवोकेट के ऑफिस में मेरे को ऑफिस बॉय के रूप में रखा गया। मेरा वहां पे काम होता था। जो भी व्यक्ति उस एडवोकेट के ऑफिस में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवाने आता था, वैट और जीएसटी की रिटर्न फाइल करवाने आता था, वो व्यक्ति को चाय पिलाना, पानी पिलाना मेरा काम हुआ करता था। जब भी वो वहां पे आते तो मैं उनको चाय पिलाता, जब वापस वो उठ के चले जाते तो मैं उनके जूठे बर्तन उठा के साफ किया करता था। ये सन 2002 की बात है। लगभग 1 महीना मैं अपने फादर के साथ रहा इसी शहर के अंदर, क्योंकि मेरा जन्म हिमाचल में हुआ है, ऊना हिमाचल प्रदेश में। लेकिन 16 साल की उम्र में मेरे को शिफ्ट होना पड़ा यहाँ पे अमृतसर में, ड्यू टू वर्क, ड्यू टू मनी। पैसे की वजह से मेरे को यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था।
और लगभग 1 महीना मैं अपने फादर के साथ रहा। तो उनका हलवाई का काम था, और हलवाई क्या करते थे, एक ही कमरे के अंदर लगभग 15 लोग सोया करते थे, और ना किसी का आने का टाइम था, ना किसी का जाने का टाइम था। और मैंने डिसीजन लिया कि अब मेरी नौकरी तो लग गई है, लेकिन मैं किराए का एक घर लेने वाला हूँ, जिसका किराया मैं खुद देने वाला हूँ। और जैसे ही 1 महीने के बाद मुझे सैलरी मिली तो मैं हैरान हो गया। मुझे सिर्फ 300 रुपया सैलरी मिली मात्र। सिर्फ कितनी सैलरी मिली? ओनली 300। सिर्फ 300 रुपया मुझे सैलरी मिली, और मैं बहुत हैरान हुआ। लेकिन मैंने फिर अपने जो मेरे वहां के सीनियर थे, मैंने उनसे पूछा, मेरे तो कमरे का किराया 700 रुपया है, मैं कैसे निकालूंगा? तो उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न्स की फोटो कॉपी करवाने आता है, वो आपको 10 रुपए देंगे या 20 रुपए देंगे। आपने छुट्टे पैसे उनको वापस नहीं देने हैं। आपकी फोटोकॉपी के उन दिनों में लगभग 50 पैसे लगते थे हार्डली, और 1 रुपया बचता था, 1 रुपया लगता था, और बाकी के 9 रुपए मेरी जेब में जाते थे। इस तरीके से मैंने अपना गुजारा करना शुरू किया उन दिनों में। और लगभग सन 2006 के आसपास, 7 के आसपास की बात है, 2002 से लेकर 2007 तक ऐसा भी दौर मेरे जीवन में आया जब मैं इस शहर के अंदर 5-5 दिन खाली पेट रहा हूँ। ये फैक्ट है, ये मेरी लाइफ का बिल्कुल फैक्ट है। 5-5 दिन मैं भूखे पेट रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि वो बहुत गरीब है, तो मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, मुझसे बड़ा गरीब नहीं होगा कोई। मैं 5-5 दिन भूखे पेट रहा हूँ। लेकिन मेरे कुछ दोस्त अच्छे थे, उन्होंने मेरे को चाय पिला देनी, किसी के घर पे जाना, तो मैं 3 दिन का खाना एक ही बार खा के उनके घर से चला आता था। स्टार्टिंग में मेरे से पूछा जाता था, आप खाना खाएंगे? मैं बोलता था नहीं खाऊंगा, पर पूरे परिवार का मैं अकेला खाना खा जाता था। क्यों? मुझे पता था अगले 2 दिन 3 दिन के बाद मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, आई डोंट नो। 2006 में एक बार मेरे साथ घटना हुई, 2007 के अराउंड, 2007 के स्टार्टिंग। मकान मालिक ने मेरा सामान उठाया और गली में फेंक दिया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे किराया देने के लिए। और मुझे याद है 3 महीने का मैं किराया उनको नहीं दे पाया था। वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। पूरी रात मैंने गली में गुजारी। बारिश हो रही थी, जितना सामान था मेरा गली में भीग गया, वो सारा भीग गया जितना भी था। ज्यादा सामान तो नहीं था मेरे पास। लेकिन सुबह फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया। उसने बोला, ठीक है, तुम्हारे लड़के को कमरा मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरा एक गेहूं का गोदाम है, ऊपर एक कमरा खाली है, अगर आप वहां पे शिफ्ट होना चाहें तो वहां पे हो सकते हैं। मैंने उनको बोला, सर आप मेरे को टॉयलेट में भी शिफ्ट करेंगे तो मैं वहां पे भी शिफ्ट हो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बस रूम चाहिए। तो उन्होंने उस समय मेरी हेल्प की। वो नीचे गेहूं का गोदाम था और ऊपर मेरे को किराए का कमरा मिला। और जब भी कोई दोस्त या रिश्तेदार मेरे पास आता, वो सिर्फ एक बार आके वापस चला जाता, क्योंकि जैसे ही आप गेहूं को गोदाम में एंटर करेंगे, वहां पे सल्फास की मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन डली होती है गेहूं के अंदर। उसकी स्मेल की वजह से बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो जाती थी। तो मेरे पास ना कोई आना पसंद करता था, ना कोई मेरे पास जाना पसंद करता था। जिंदगी ऐसे चलती रही। और जिस ऑफिस में मैं आज बैठा हूँ, इसी ऑफिस के अंदर की घटना है। ये साइड में मेरी चेयर है, जहां पे मैं आपको थोड़ा सा इसका अगर 1 सेकंड में मैं दिखा पाऊं, दिस इज माई ऑफिस चेयर। वो सामने पीसी लगा है, सेम मैं यहीं पे बैठा था। और लगभग इस ऑफिस के अंदर मेरी 2800 सैलरी हुआ करती थी। जब ये बिजनेस मेरे को मिला, यहाँ के बॉस को, यहाँ के मालिक को, क्योंकि ये लगभग करोड़ों रुपए के आदमी हैं सर, ये जिस ऑफिस में मैं बैठा हूँ, और करोड़ों का ये व्यापार करते हैं। और ज्यादा बात ना करूं तो इनकी नेटवर्थ, ज्यादा बड़ी बात ना करूं तो 500 करोड़ के लगभग होगी, 500 करोड़ के लगभग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और इन्होंने क्या किया, मुझे ज्वाइन करवा दिया। मेरी सैलरी में से 2200 रुपया काटा, और 2200 रुपए के मुझे मेरी मर्जी के कपड़े दे दिए गए। और बहुत समय ऐसा निकला, मुझे समझ नहीं आया क्या आरसीएम में करना है, क्या आरसीएम में नहीं करना। ज्वाइन करवा दिया बॉस ने, और बॉस की बात को टाल भी कौन सकता है, बॉस के आगे हम बोल भी नहीं सकते। और इसी ऑफिस में बैठने के बाद एक दिन मेरी मुलाकात सैनी साहब से हुई। हमारे अपलाइन हैं, वो भी एमराल्ड है, राजेंद्र सैनी जी, पानीपत से हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, जाते जाते मेरी पीठ पे हाथ लगा के गए और उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली, ये लड़का एक दिन पंजाब का शेर बनेगा। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि मेरे को, हम पंजाब में हैं, तो पंजाब में गालियां निकालना एक आम सी बात है, इसको प्यार बोलते हैं। तो मैंने अपने मुंह में गाली निकाली। मैं कहा, यार क्या ये बकवास कर रहा है आदमी, यार पैसे भी पैसे आते हैं क्या? लेकिन वो अपनी बात करके वहां से चले गए। और उससे लगभग 1 साल के बाद एक और शख्स मेरे जीवन में आए, जिन्होंने मेरी जिंदगी को यू टर्न के माध्यम से बदल दिया। सर, यू टर्न कर दिया उन्होंने मेरे जीवन को। उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र सोनी जी। आज वो इस बिजनेस के रूबी अचीवर है। और मुझे आज भी याद है, जो फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला, वो मेरे को आरसीएम स्टोर पे लेके गए। उन्होंने मुझे वहां पे मार्केटिंग प्लान दिखाया, तो मुझे थोड़ा सा विश्वास हुआ शायद इसमें पैसा आता है। वो रात को लगभग 1 बजे मेरे घर पे आ गए, और मैंने उनको मना किया था, सर मेरे घर पे मत आना, मैं अकेला रहता हूँ, और कपड़े भी मेरे कोई यहाँ है कोई वहां है, ना बैठने की जगह है ना सोने की जगह है। तो सर ने बोला, मुझे एडजस्टमेंट करने की आदत है, मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा। क्योंकि अगले दिन विनोद शर्मा जी का सेमिनार था। आप सबके अपलाइन है, मेरे भी अपलाइन है, मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां उनके लिए भी। अगले दिन उनका सेमिनार था अमृतसर के अंदर, यहाँ पे बसंत पैलेस में। यहाँ से हार्डली 10 मिनट का रास्ता होगा मैक्सिमम।
उनका सेमिनार था, पूरी रात सर ने मुझे ये बोला, सर आपका फेस बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे दिखते हैं और आप स्टेज के लीडर बनिए। तो मुझे नहीं मालूम था स्टेज का लीडर क्या होता है। और सर ने मेरी तैयारी करवाई, पूरा दिन मेरी तैयारी करवाई, रात को मेरी तैयारी करवाई, अगले दिन तैयारी करवाई। शाम को 4 बजे का वो सेमिनार था और सर ने मुझे बोला था कि सेमिनार 2 बजे का है। और जैसे ही 2 बजे का सेमिनार था और सर ने बोला था सर आप पैंट शर्ट डाल के आइए, तो क्योंकि मैं बचपन में कपड़ों का बहुत अभाव रहा है मेरे जीवन में, कपड़े मैं बहुत नहीं पहन पाया बचपन में, माँ बाप जो देते थे उसी से गुजारा करना पड़ता था। तो मेरे जीवन का एक ड्रीम बन गया था, यार जब भी पैसे कमाऊंगा ना, पैंट और शर्ट कभी नहीं डालूंगा। ये मेरे जीवन का ड्रीम बन गया था शुरुआती दिनों में। तो मैं टी शर्ट डाल के गया, नीचे जीन डाल के गया, ऊपर सबसे नीचे स्पोर्ट्स शूज डाल के गया। तो जैसे सोनी सर ने मुझे देखा कि आपको तो पैंट शर्ट में आना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक लीडर होता है, उसकी स्माइलिंग, उन्होंने जस्ट स्माइल किया और कुछ मेरे को नहीं बोला। और मीटिंग का समय क्योंकि मेरे को दिया गया था 3 बजे का, मीटिंग 4 बजे थी और मैं पहुंचा हूं 5:15 बजे। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत था कि उस समय तक मीटिंग की शुरुआत नहीं हो पाई थी और सर ने बोला जाओ आप शुरुआत करो। तो मैंने बोला सर मैं कैसे शुरुआत करूं? मेरे को रूम में लेके गए, अपनी व्हाइट शर्ट उन्होंने उतारी, मेरी टी शर्ट उतार के उन्होंने अपने बैग में डाल ली और एक शर्ट उन्होंने और ली, वो खुद डाली और मेरे को अपनी शर्ट देके बोला जाओ जाके बोलो। मैंने कहा सर क्या बोलूं? उन्होंने सिंपल सी बात बोली, सर आपको जो बताया गया आप वो बोलिए। तो मुझे याद है 376 रुपए मेरी इनकम आई थी। तो मैंने उस दिन स्टेज पे जाके बोला सर मेरी इनकम 376 रुपए है और आगे मैं इनको बुला रहा हूँ, दैट्स इट। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं 376 इनकम बता रहा हूँ, अपना नाम बता रहा हूँ। आई डोंट नो मैंने क्या बोला और क्या नहीं बोला। उस दिन पहली बार स्टेज पे मैं गया, लेकिन जब मैं नीचे आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एक दोस्त मेरे साथ में था, उसने बोला यार क्या बकवास करके आया स्टेज पे, तो तेरे को तो बोलना भी नहीं आता। लेकिन सेमिनार खत्म होने के बाद विनोद शर्मा जी ने मुझे अप्रिशिएट किया, सोनी जी ने अप्रिशिएट किया, तो मुझे लगा नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने काम की स्टार्टिंग की और जब भी काम की मैंने स्टार्टिंग की, अत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने एक मेरे को वीडियो सुनने के लिए बोला था उन दिनों में, संतोष नायर की वीडियो सुनने का उन्होंने बोला था, पर्पस ऑफ लाइफ। अगर हो सकता है शायद आपने भी सुनी। और उस दिन मेरे को पता चल गया था कि आपकी एक ड्रीम बुक होनी चाहिए। और ये ड्रीम बुक मेरी आज से नहीं है सर, ये ड्रीम बुक मैंने जब आरसीएम में काम करना स्टार्ट किया था, डे फर्स्ट से मेरी ड्रीम बुक थी। मैंने सपने लिखने शुरू कर दिए, काम करना शुरू कर दिया अपने तरीके से, क्योंकि सोनी जी के साथ मैं ज्यादा टच में नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि वो बड़े लीडर थे, उनका बिजनेस बहुत सारी जगह पे था। और मैंने जैसे ही काम स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने आजू बाजू के जितने अपने दोस्त से सबको ज्वाइन करवा दिया। उनकी ज्वाइनिंग के पैसे, जो ज्वाइनिंग के लिए सामान खरीदना होता था, सारा मैंने खुद खरीद के दिया। किसी को ये मौका नहीं दिया कि उनको पैसे भी खर्च करने पड़े, लेकिन मैंने सबको खरीद के दिया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो सारे ही 2 महीने के बाद भाग गए, कोई नजर ही नहीं आया बिजनेस करने के लिए। फिर मैंने दोबारा से लिस्ट बनाई, मैंने क्योंकि 6 बेसिक्स के बारे में मैं जानता था, मैंने दोबारा से लिस्ट बनाई, बैग कंधे पे डाला और 4 किट कंधे पे डाली, क्योंकि ये 2010 और 2011 के बीच की बात है। 2010 में ज्वाइनिंग थी और 2011 के आसपास की ये बात है। और किट डाली कंधे के ऊपर और मैं चला गया नवा शहर में मेरे एक मामा जी थे, और क्योंकि वो सबसे अमीर आदमी थे हमारे परिवार में, तो मुझे लगा ये तो जाते ही ज्वाइन कर लेंगे, ये तो मना नहीं करेंगे। मैंने जैसे ही डायरी खोली, अपनी मार्केटिंग प्लान दिखाना शुरू किया, तो उन्होंने तुरंत बंद कर दिया और बोला बेटा 2 मिनट रुको। कमरे के बाहर वो गए, उन्होंने जाके मेरे मदर को फोन किया। उन्होंने बोला बेटा, क्योंकि वो बहन जी बोलते थे मेरे मदर को, क्योंकि वो वहां पे कुछ सिस्टम रहता है अलग अलग प्रकार का, कोई दीदी बोलता है, कोई बहन बोलता है, कोई कुछ दीदी के नाम से भी बोल देता है, कोई सिस्टर के नाम से बोल देता है। तो उन्होंने बोला बहन जी, अगर आपने इस बच्चे को पैदा ही करना था, इससे अच्छा तो इसको पैदा ही ना आप करते। ये मेरे को करोड़पति बनाने के लिए आया है, ये मेरे को अमीर बनाने के लिए आया है। तो मैं वहां से उठा तो मेरे मदर का फोन मेरे फोन पे आया, बेटा ये जो तू कर रहा है ये काम, ये बिल्कुल गलत है, ये काम तेरे को नहीं करना चाहिए, तूने तो हमारी नाक कटवा दी, आज के बाद ऐसा कोई भी काम मत करना। और मेरी मामी जी के साथ बहुत बॉन्डिंग थी, मामी जी मुझे बहुत प्यार करते थे पर्सनली, और मामी जी ने उस दिन फेवरेट सब्जी मेरे लिए बना के रखी थी। मैं बिना खाना खाए उस घर से बाहर निकलने के लिए चला, तो मैंने मामा जी बोला, मामा जी मेरे को आप गाड़ी सिखा दीजिए, मेरे को गाड़ी, चलिए आपने बिजनेस नहीं करना कोई बात नहीं, मुझे गाड़ी सिखा दीजिए। तो मामा जी ने बोला बेटा तू जीवन में कभी गाड़ी ले नहीं पाएगा, सीख के करेगा क्या। उस दिन मैंने ड्रीम बुक में वहां से निकलने के बाद एक रास्ते में चाय पीते पीते मैंने पूरा एक पेज इस डायरी में भर दिया मामा जी के नाम पे, जो जो मेरे को बोला गया, जो जो मेरे साथ हुआ। और मेरी माँ ने मुझे बोला था किसी और रिश्तेदार के पास नहीं जाना है। पूरी रात बाइक पे ट्रैवल किया, सर्दियों के वो दिन, पूरी रात बाइक पे वो ट्रैवल किया। बाइक पे ट्रैवल करने के बाद चला गया मैं अपने मास्टर जी के घर पे, क्योंकि जो मेरे मास्टर जी का बेटा था
उसने मुझे जिंदगी में सारे गलत काम सिखाए थे, सारे गलत काम उसने सिखाए थे। बियर पीना उसने सिखाया था, बचपन में चोरी घर से कैसे पैसे निकालते हैं वो सिखाया था, बचपन में कैसे मिठाई का डब्बा रखा हो छुपा के वो खा जाना वो मेरे को सिखाया था। तो मुझे एकदम से यार ये लगा ये आदमी तो मेरे को कभी मना ही नहीं करेगा। जैसे मैंने मार्केटिंग प्लान दिखाया, मार्केट प्लान उन्होंने देखा, बड़े अच्छे से देखा, और देखने के बाद जैसे ही मेरे ब्रदर ने, जो कजन ब्रदर था, उसने बोला जो मेरे मम्मी पापा बोलेंगे मैं वही करूंगा। तो मेरे मास्टर जी ने एक बात बोली, बेटा हर कुम्हार यही बात बोलता है कि उसका घड़ा पक्का है, बाकी सबका कच्चा है, तो हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे। फिर मैं वहां से निकला, मैंने अपने कजन ब्रदर को बोला यार आप तो ये कर सकते हो। तो उन्होंने एक बात बोली, मैं अपने माँ बाप को बिना पूछे कोई काम नहीं करता। और मैं उसको सिंपल से एक बात बोल के आया, जब मेरे को चोरी करना सिखाई थी, झूठ बोलना सिखाया था, क्या माँ बाप से पूछ के सिखाया था? और अभी मैं वहां से निकला भी नहीं था और मेरी मदर का फिर से मुझे फोन आ गया कि बेटा ये बहुत गलत कर रहा है तू, आज के बाद तू मेरे लिए और तू हमारे लिए मर गया, तूने बिजनेस करना है तो कर, लेकिन किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाना है। और मैं लगभग वहां से बाइक उठाई, नंगल से बाइक उठाई, मैं शिमला चला गया। 2 दिन में बहुत अपसेट रहा, बहुत एनालिसिस किया, लेकिन संतोष नायर की वीडियो हमेशा मेरे पास थी क्योंकि लैपटॉप मैंने शुरू से ही रखा हुआ था अपने पास। वो बार बार वीडियो देखता था, उसमें एक रिजेक्शन का बहुत अच्छा पार्ट है, लोग आपको मना करेंगे मना करेंगे मना करेंगे, और मना करेंगे तो आपकी जो एनर्जी लेवल है, जो आपका इंथुसियाज्म है, वो आपका ज्यादा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपको लोग मना कर रहे हैं तो आपको मना करने का एक मतलब है कि आप आगे निकल सकते हैं। दोबारा से लिस्ट बनाई, दोबारा से मैंने काम करना शुरू किया, अपने उस्ताद के पास गया जिनके घर में जिनसे मैंने अकाउंट्स का काम सीखा था। बेसिकली मैं कोई सीए नहीं हूं, मैं सिर्फ +2 पास एक आदमी हूं। डिग्री के लिए मैंने एक बार आईटीपी की डिग्री लेनी चाहिए, लेकिन वो मैं ले नहीं पाया। लेकिन एक्सपीरियंस इतना है कि लोग कई बार मुझे सीए बोल देते हैं, तो मैं कोई सीए नहीं हूं। मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग साफ साफ ये बोल देता हूं, मैं सीए नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा है। मैं अपने उस्ताद के घर गया, उनको मार्केटिंग प्लान दिखाने गया, उन्होंने जो मेरी रेल बनाई, वहां से रेल बना के मुझे वापस भेजा। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन आज भी उस भाभी का नाम और उस गुरुजी का नाम जो मेरे उस्ताद जी थे, ड्रीम बुक के ऊपर नोट है। आज मुझे काम करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, ड्रीम बुक निकालता हूँ, वो पेज खोलता हूँ, जिन लोगों ने मुझे मना किया, और मैं रुकता ही नहीं, उसके बाद मैं लगातार काम करता हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर मुझे पता चला ड्रीम बुक के अंदर आप ड्रीम लिखिए, आपको कब गाड़ी लेनी है, कब घर लेना है। और 2011 में मैंने ड्रीम बुक बनाई, और 2011 में हम सब लोगों के साथ इंसिडेंट हुआ। जब मैं नया अभी आरसी में आया था, तो दिसंबर 2011 में सब कुछ लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन जैसे अब हुआ, वैसे वहां पे उस समय आरसी में भी लॉकडाउन हुआ। और मेरे जीवन में जितने लोगों को मैंने प्लान दिखाया था उस समय तक, सब लोगों ने मेरे को फोन कर करके, पंजाब में तो बोलते हैं माँ बहन एक कर दी सर, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी माँ बहन एक कर दी फोन कर करके, हमने बोला था ऐसा होगा, हमने बोला था वैसा होगा। लेकिन मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। मेरे पास पैसों का बहुत अभाव था, उन दिनों भी मैं किराए के कमरे पे रहता था। मुझे एक प्राइवेट बैंक में जॉब करने का मौका मिला। वो ग्रेजुएशन की डिग्री मांगते थे, लेकिन मैंने कोई ऐसा चक्कर चलाया, तिगड़म चलाया, मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री ना देनी पड़े, और मैं चला गया प्राइवेट सेक्टर में। और लगभग 5 महीने मैंने काम किया, और 5 महीने काम का रिजल्ट ये था, मेरा पहले महीने का पे आउट वहां पे 2.25 लाख का था, क्योंकि मेरा सर्कल अच्छे लोगों में था, वहां पे अकाउंट ओपनिंग का काम था। पहले महीने में 63 अकाउंट खोल डाले, और जो मैंने 2.25 लाख पहले महीने कमाया, 6 महीने वहां पे जॉब की, और जब पहले महीने की मेरी सैलरी आई तो ब्रांच मैनेजर बोलता यार मैं 90,000 मेरी सैलरी है और तू कितने कमा गया? 2.25 लाख रुपया। और मैंने वहां से पैसे कमाए। उसके बाद मेरे जीवन का थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। जनवरी 2013 में दोबारा ये सिस्टम स्टार्ट हो गया, और उस दौरान मैं डॉक्टर राजेंद्र सोनी जी से लगातार मिलना शुरू हो गया। वो अमृतसर आए, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि बहुत सारे लोग आपके साथ आरसीएम करना चाहते हैं, और मैंने कमिटमेंट की सर मैं भी पूरा दिलो जान से आरसीएम करूंगा। मैंने उस दौरान एक घर लिया, हालांकि लोन पे लिया था, वो 12 लाख का घर था। मैंने घर लिया, 3 कमरे थे उस घर के अंदर, मेरा ड्रीम था। और जब मैं उस घर के अंदर एंट्री किया, मैं 4 दिन सोया नहीं सर। बार बार सोच रहा था क्या ये घर मेरा है, क्या ये घर मेरा है, क्या हकीकत में ये घर मेरा है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन उस घर के अंदर था। फिर मैंने एक पुरानी गाड़ी ली आल्टो, क्योंकि मेरी इनकम जब 2014 के अराउंड लगभग ठीक ठाक स्टार्ट हो गई थी आरसीएम के अंदर, और मेरे बाकी के बिजनेसेस भी, बाकी के काम भी बड़े अच्छे पैरेलल चलते थे। 2014 में मैंने फिर पुरानी गाड़ी ली, 6 महीने उसको चलाया। उसके बाद मैंने ब्रांड न्यू गाड़ी ली i20 8.5 लाख रुपए की। जब मैं गाड़ी लेके अपने मामा जी के घर पे गया तो उनको लड्डू खिलाया, तो बोलते मेरे को शुगर है बेटा, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो मेरे को बोलते थे तो जिंदगी में कभी बड़ी कार नहीं ले पाएगा। और उसका नाम इस डायरी में नोटेड था, और इसीलिए सबसे पहले मैं गाड़ी लेके उनके पास ही गया। लड्डू भी नहीं उन्होंने खाया, और वहां से निकला आगे। फिर एक ड्रीम बनाया कि मेरे को 2016 के अंदर एक घर बनाना है जिसकी कीमत होगी लगभग 35 लाख की, क्योंकि मैं सपनों की दुनिया में हूँ। सपनों को लिखना, सपनों को पूरा करना चुटकी में होता है सर, अगर आपने ये स्किल सीख लिया तो। 2016 में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने
35 लाख का घर सोचा था लेकिन वो नहीं बना पाया। लेकिन उस दौरान मैंने एक 20 लाख का प्लॉट परचेज किया। 20 लाख का प्लॉट परचेज किया तो 2014 में मेरी शादी हुई थी और मैंने अपनी वाइफ को आज तक कभी भी बाइक पे नहीं बिठाया। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, हमेशा मैंने उनको यही बोला है, आपको बाइक पे बैठने की जरूरत नहीं, आप गाड़ी में बैठिए। और उन्होंने बोला इतने बड़े प्लॉट को बनाने के लिए तो बहुत सारा पैसा लगेगा। मैंने कहा जी बिल्कुल पैसा लगेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगातार 2 काम बिल्कुल सही तरीके से काम किया, बहुत सारा पैसा कमाया आरसीएम से, अपने अदर बिजनेस से पैसा कमाया। कमाने के बाद आज मैं जिस घर में रह रहा हूँ, लगभग 2.5 साल पहले जो घर बनाया मैंने, वो 1 करोड़ से ज्यादा का है। कितने का सर? वर्थ रुपीज 1 करोड़ से ज्यादा का है। और आज से लगभग 1 साल पहले मैंने एक नई गाड़ी ली है वेन्यू, जिसकी कीमत 11 लाख से ज्यादा की है। आज मेरा लाइफस्टाइल की बात करें, मैं लगभग 82 टाइम्स 82 बार फ्लाइट्स में मुझे आने जाने का मौका मिला है और लगभग 7 से ज्यादा इंटरनेशनल टूर कर चुका हूं, जिसमें से 2 कंपनी ने दिए थे और 5 मैंने खुद ट्रैवल किया था। इंटरनेशनल टूर मेरे को मिले। और आज से लगभग 1.5 साल पहले वही मासी जी का बेटा मेरे घर पे आता है, क्योंकि वो HRTC हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का वो एक ड्राइवर है, सरकारी ड्राइवर है। तो उसने गर्मियों के दिनों में 1.5 साल पहले मुझे फोन किया कि आपके घर में AC है क्या? मैंने कहा जी बिल्कुल है, अगर नहीं होगा तो लगवा देंगे। जैसे मैं उसको गाड़ी में लेके आया, मेरी गली के अंदर 4 घर हैं, सिर्फ पूरी गली में, पूरी कॉलोनी में से 4 ही घर हैं। मैंने गाड़ी लगाई और उसमें मैंने पूछा ये 4 घरों में से कौन सा घर तेरे दोस्त का, तेरे भाई का होना चाहिए? तो उसमें से जो घर अभी बना हुआ था जस्ट लेटेस्ट, उसकी भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, बोलता तेरा ये घर, तेरा ये वाला घर होना चाहिए। तो मैंने उनको दोबारा पूछा इसमें से सबसे अच्छा घर कौन सा है? तो उन्होंने बताया वो वाला घर सबसे अच्छा है। तो जैसे उन्होंने वो घर के बारे में बताया कि सबसे अच्छा है, तो मैंने बोला तेरे भाई का यही घर है। बोलता नहीं तू यहीं पे रुक, गाड़ी में रुक, मैं देख के आता हूँ। बेल दी, मेरे घर वाली बेल नहीं थी जो मैंने उसको बताया, सामने घर वालों के घर में जाके बेल बजाई। उसने बोला अजय शर्मा यहाँ पे किराए पे रहता है। तो सामने अंकल निकले, बोलते हैं हमें तो पता नहीं, हम तो ये सोचते हैं इसका घर है। लेकिन वो घर पे गया, उसने जब तक रजिस्ट्री की कॉपी नहीं देखी वो माना ही नहीं। वो माना नहीं कि ये घर मेरा है, क्योंकि जो मेरा घर है सर वो किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने बड़े बड़े दिल से बनवाया है उसको। 7 से 8 लाख रुपए तक केवल किचन पे खर्च कर दिया सर। एक बाथरूम पे 2-2, 3-3 लाख खर्च किया है मैंने। और पूरी रात वो बैठा रहा। रात को 2:30 बजे उसका फोन आ गया, यार अजय मेरे को नींद नहीं आई, बता तूने ऐसा किया कैसे? मैंने बोला ये तेरा और तेरे बाप का स्यापा है। क्या बोला? तेरे और तेरे बाप का स्यापा है। डेट निकाली, डायरी निकाली, तुरंत उनको बता दी। अगर तू और तेरा बाप, आप और आपके पापा उस दिन ये बात नहीं बोलते तो शायद मैं इतना नहीं कर पाता। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उनका थैंक यू किया। अगले दिन उसको छोड़ के आया, दोबारा से मैंने काम स्टार्ट कर दिया। ये तो थी सर मेरी स्टोरी। मेरी स्टोरी से आपके जीवन में मुझे नहीं लगता कोई बहुत सारा फर्क पड़ने वाला है। आपके जीवन में क्या फर्क आएगा आई डोंट नो। आप मेरी